हेलो बच्चों, लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब आपको वो अणुसंख्यक के गुणधर्म बताना है जिसमें हिमांक में अवनमन होता है। क्या होता है? हिमांक में अवनमन होता है। क्या कहलाता है? देखो, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि हिमांक में अवनमन की बात कर रहे हैं, हिमांक बिंदु में कमी की बात कर रहे हैं, तो आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अपने पास में पूछा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। नहीं भाई साहब, नहीं। ये भी क्या, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, जबकि ये किसकी बात कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट की। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखो अपने पास में क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही कहलाता है। हमारे पास में डेल्टा टी एफ ही कहलाता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वेपर प्रेशर लोबरिंग, नहीं, ये वेपर प्रेशर लोबरिंग नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी वाला करेक्ट आंसर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अपन से पूछा गया कि इनमें से कौन सा कारक है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, परासरण दाब को परिवर्तित नहीं करता या अफेक्ट नहीं करता। देखो अपने पास में सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या होता है? सी आर टी, या कुछ लोग एम आर टी लिखते हैं। ऐसे ही पाई के लिए क्या कुछ लोग पी से डिनोट करते हैं, हम यहाँ पे किससे? पाई से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दे रखी है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर है। इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को? टेम्परेचर दे रखा है, करता है भाई। देखो टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला मूव करते हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट तो का तो मास तो रहेगा, लेकिन नेचर ऑफ द सॉल्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करने वाला नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला ही होगा। डी की तरफ मूव करते हैं, एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम आता है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर भी ये क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा। आगे मूव करते हैं। देखो अपने पास में दे रखा है, व्हाट इज दी रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर लोबरिंग एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। क्या होता है? अपने पास में जो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अपने पास में एक हमने यहाँ से रिलेशन प्रूव किया है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है किसके? मोलालिटी के ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के अपन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगला मूव करते हैं हम। देखो यहाँ से अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अपन को बताना है अणुसंख्यक गुणधर्मों से संबंधित सबसे बढ़िया, सबसे सही कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है। तो चेक करते हैं। देखो हम अपने पास में दे रखा है, दे डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूट। अरे केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूट नहीं भाई नहीं। अपने पास में अगला मूव करते हैं, दे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोलवेंट। नहीं भाई नहीं, ये भी नहीं है। दे डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हमें पता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं।
कि आपने सॉल्यूट मिलाया कितना है, कम मिलाओगे कम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में परिवर्तन आएगा, ज्यादा मिलाओगे ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए दे डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी ऑफ दी सॉल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्यूशन। कम अमाउंट मिलाएंगे कम परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा अमाउंट मिलाओगे ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अपने पास में दे रखा है द बॉन्ड हाफ फैक्टर आई रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड हाफ फैक्टर को। देखो अपने पास में यदि बॉन्ड हाफ फैक्टर आया पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लिखा, या हम कहीं पे भी सॉल्यूट के आगे लिखेंगे चाहे वो हमारा डेल्टा टीबी के लिए हो, तो हमारे पास में क्या होता है आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। तो जो आई है, आई किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर आयंस है उनके कणों के नंबर पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो देखते हैं आखिर क्या बताता है। इसमें देखा दे रखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अरे भाई साहब मोल को नहीं बताता है, ये तो आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल ही मोल को नहीं बताता है। ठीक है, अगला दे रखा है द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। हाँ भाई ये तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन को तो बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के पार्टिकल उपस्थित हैं। अगला देख लेते हैं द रेशियो ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्व। अरे भाई नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, द इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अरे इनकी हमें बात ही नहीं करनी है अभी, एलिवेशन और डिप्रेशन की तो बात ही नहीं करनी। तो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये बताता है कि अपने पास में सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के कण उपस्थित हैं। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे देखिए अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है। हमने देखा के बी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट गुणे 1000 बटे में एम गुणे डब्ल्यू सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहां से हम चेक करते हैं क्या दे रखा है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गलत दे रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, कहां भाई साहब यहाँ पे वेपर प्रेशर आ रहा है, नहीं, चलो हटाओ। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो अपने पास में एक एलिवेशन कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के भी होता है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। इन्होंने पूछा है कि कौन ज्यादा हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करेगा। तो हम देखते हैं अपने पास में, हमारे पास में होता डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई गुणे के एफ इंटू एम। देखो ना तो इस सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है, लेकिन ऑप्शन को देख के आप पता कर सकते हो कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी की या मोलरिटी की वैल्यू सबकी सेम दे रखी है। के अब सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपने सॉल्वेंट पानी लिया है तो सबके लिए के एफ समान होगा। मतलब डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करने वाली है इस पे, आई पे, क्वांटा फैक्टर पर। मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी कब, जब आई की वैल्यू ज्यादा होगी। और आई देखो यदि हम वियोजन डिसोसिएशन के लिए बात करें तो
तो हमारे पास में मिलता है 1 प्लस एल्फा गुणे n माइनस 1 के बराबर मिलता है। आप देखें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। हमने देखा अपने पास में यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, 100% डिसोसिएशन होगा। लेकिन यदि हम आयनों के नंबर की बात करें कि जिनके लिए n का मान मतलब आयनों की संख्या ज्यादा होगी, उसके लिए किसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। देखिए अब क्या है, हमने देखा कि हमारे पास में दो ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लूकोज और यूरिया। तो ये क्या है, हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अनअपघट्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में नहीं टूटते हैं ये। जबकि ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयन में टूट जाते हैं। लेकिन देखते हैं इसके लिए नंबर ज्यादा आता है, NaCl टूटेगा किसमें, Na+ और Cl-। कितने आयन दिए, 2 2, तो n का मान 2 है। लेकिन K2SO4 टूटेगा किसमें, 2K+ प्लस SO4 2-, कितने आयन, n का मान 3, तो आपको 3 दे रखा है। इसमें ज्यादा आयंस हैं इसीलिए I की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब I की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो होगा, मतलब हेमांक में जो कमी होगी वो ज्यादा होगी। किसके लिए, इसी के लिए, बी वाले आंसर के लिए। तो हमारा ये करेक्ट होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में जरूर शेयर करें, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप देखते रहें, हम आपको क्वेश्चन ऐसे ही देते रहेंगे, कंटिन्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे जब तक हमारा सीयूईटी का एग्जाम नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि ये केवल इन्हीं एग्जामों के लिए है, ये उन सब एग्जामों के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद हम देते हैं, साथ में जिनमें हमारा सिलेबस में केमिस्ट्री आता है, ठीक है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इफ 1 मोल ऑफ NaCl, मतलब 1 मोल सोडियम क्लोराइड का एंड 1 मोल और ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज का दिया है, आर डिजोल्व इन 1 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर इनको डबल डिजोल्व घोला गया है। द सॉल्यूशन विद NaCl विल हैव, हमने दोनों को घोला है भैया पानी के अंदर, 1 मोल NaCl को, 1 मोल ग्लूकोज को। आप देख सकते हैं ग्लूकोज जो है आयंस में नहीं टूटता, जबकि NaCl आयन में टूट जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। अरे भाई साहब क्या बात कर दी, क्या हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं ऐसा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा लोअर पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, अपने पास में लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर फ्रीजिंग पॉइंट ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अपने पास में डेल्टा TF और डेल्टा TV जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी तो एक देखने के लिए नहीं मिलने वाला। आप देखें सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दी ग्लूकोज सॉल्यूशन, अपने पास में जो NaCl का सॉल्यूशन होगा उसके केस में आपको हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, क्योंकि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब परासरण दाब ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक में I की वैल्यू ग्लूकोज के लिए 1 रखनी है, क्योंकि ये विद्युत अनपघट्ट है, आयनों में नहीं टूटने वाला है, जबकि NaCl आयनों में टूट जाएगा और किसमें मिलेगा, Na+ और Cl- में। आपको n की वैल्यू 2 मिल रही है, और जब n की वैल्यू 2 मिलेगी तो हमारे पास में जो बॉन्टा फैक्टर होता है I, उसकी भी वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगी। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी या 100/100 हो जाएगी, मतलब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। n की 2 - 1 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, A1 + 1 बन जाएगा 2, मतलब NaCl के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर में 2 का मल्टीप्लाई होगा, जबकि ग्लूकोज के लिए 1 का ही मल्टीप्लाई होगा।
तो हमारे लिए हायर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किसके तुलना में, ग्लूकोज के विलयन की तुलना में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन रिगार्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आदर्श विलयनों के लिए कौन सा कथन सत्य दे रखा है और साथ में वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित। देखिए, द वेपर प्रेशर लोअरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अरे भाई साहब, यही अपन को करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ भी यही बोलता है। ठीक है, तो अपने पास में क्या यही सही होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट के। तो करेक्ट तो यही होना चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं आगे की तरफ। ठीक है, करेक्ट तो यही होना चाहिए। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। नहीं भाई साहब, उसी पर डिपेंड करता है। आपको पता है पाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन है बी और आर और टी। आप देखें यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ये सब किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए ही है, तो ये तो डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसने बोला है इंडिपेंडेंट, इसीलिए गलत हो गया है बेचारा। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ओनली शब्द बोल रहे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्यूट के अमाउंट्स पर तो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास में मिलता है हमें कुछ ए भी क्या भी, देखो क्या मिलता है, मिलता है, अरे हो, इसकी हम बात कर रहे हैं। डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट गुणे 1000, आपको ये दे रखा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, इसीलिए गलत है। अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, ए वाला ही है। इसीलिए हमें इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं, साथ में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में जरूर शेयर करें। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास में 4 ही अणु संख्या गुणधर्म है। एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। दूसरा कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से देखो अकेले बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, नहीं भाई साहब, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता तो करेक्ट हो जाता, गलत हो गया है। फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखता तो सही होता, इसीलिए गलत हो गया है। वेपर प्रेशर लोअरिंग, हाँ ये बात बन सकती है, ठीक है, लेकिन लास्ट वाले को देखो तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए हमें इसी को ही सही मानना पड़ेगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अपनमन होगा। ठीक है, आगे देखें तो आगे हमारे पास में क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए इतने क्वेश्चन ही पर्याप्त हैं। आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करते रहें, जिससे उनके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा होता रहे। अब हम लेते हैं अलविदा, कल तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ।